चैनल स्टडी विद उतेन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, हम लोग आज क्लास 10 के फाउंडेशन क्लासेस में हैं और हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए करंट क्या होता है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से इस चीज़ को समझाया था। आप लोग चाहें तो लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं, स्टडी विद उतेन डाल के। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर डालिएगा स्टडी विद उतेन और वहाँ पे आपको चैनल में मिल जाएगा वीडियो। ठीक, तो देखिए ये होता है हमारा, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, अगर हमें करंट निकालना है तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पर I हमारा करंट है, ठीक है, Q हमारा चार्ज है और T हमारा यहाँ पे टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी करंट की डेफिनेशन जो कि बहुत इजी है। ठीक है, और ध्यान से देखिए कि चार्ज की जो SI यूनिट है वो मैंने क्या बताई थी, SI यूनिट क्या थी, कूलॉम। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें, एम्पियर क्या है, करंट की SI यूनिट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ करंट SI यूनिट, ये क्या है हमारे एम्पियर। ये जल्दी से हम खुद रिवीजन कर ले रहे हैं कल की क्लास का। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि ये हमारा मान लीजिए एक वायर है, इसमें 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज गुजर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज गुजर गया, तो ये बन जाएगा हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर मैंने बताया था 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, सभी को नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए हमें करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर का। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि जो टाइम है वो हमारा 10 मिनट्स है। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोजेस थ्रू द सर्किट, यानी हमें चार्ज बताना है कि आखिर कितना होगा। तो देखिए करंट बराबर होता है Q बाई टी। टी किस में होगा, सेकेंड्स में। ठीक है, तो इसको अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आई हमारा कितना दिया हुआ है, 0.5 इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 300 बराबर क्यू, यानी 300 कूलम का चार्ज। ठीक है, कितने किलो का, 300 कूलम बराबर चार्ज। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। साथ ही साथ नोट्स होना चाहिए, चलिए ना आपने। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर चीज़ क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, लिख रहा हूँ पहले डेफिनेशन, it is defined as the amount of work done in bringing the unit positive charge from infinity टू दैट पॉइंट। अब देखिए इसको कैसे समझना है, देखिए
मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको स्मॉल स्केल पे देखेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा इंफिनिटी की तरफ होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और मान लीजिए हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने वर्क डन किया, और हमने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन आएगा, ठीक है, उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देख सकते हैं, ये कि मैं इस तरह लिखता हूँ पोटेंशियल, पोटेंशियल कौन सा, इलेक्ट्रिक। ये हो जाता है हमारा चार्ज पर कितना ज़्यादा वर्क डन किया, ठीक है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसकी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। हमने यहाँ से उठा करके चार्ज को इंफिनिटी से ला करके इस पॉइंट पे रखा, ठीक है दोस्तों। तो जो वर्क डन हमने किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज पर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसको लिखिएगा अच्छे से। द पोटेंशियल डिफरेंस, हम देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, एक चीज़ ध्यान दीजिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर का मतलब क्या है कि हम कोई दो चीज़ लेंगे फिर उसमें जो है डिफरेंस निकालेंगे, कोई एक चीज़ में तो हम डिफरेंस निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो इट इज़, ठीक है, द डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्किट, ठीक है, कौन सा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, कैरिंग सम current is defined as the work done to move a unit positive charge from a point to that point, ठीक है, point to other point, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि हम इसको जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू दैट पॉइंट। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। मान लीजिए हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है, तो इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वर्क डन हमने किया है उसी वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और किस पर वर्क डन कर रहे हैं हम, चार्ज पर, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। V का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। इस V को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक, कहते हैं ना वोल्टेज, इस बैटरी की इतनी वोल्टेज है, 15 वोल्टेज की बैटरी है, इस तरह से। तो दोस्तों आप समझिएगा कि इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, ठीक है। इसकी जो ऐसे यूनिट है उसका नाम है वोल्ट, या फिर अगर आप फॉर्मूले से डिराइव करते हो, जैसे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की क्या है, कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, ठीक है, ये होगी इसकी दूसरी यूनिट। अब देखिए कि हम एक वोल्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी एक वोल्ट का मतलब है कि एक जूल का वर्क डन किया गया एक कूलम के चार्ज, यानी मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, 1 कूलम का चार्ज है। इसको हम एक पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए, इस पे हमने वर्क डन किया वो 1 जूल का है, ठीक है। यानी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क डन आया वो 1 जूल का वर्क डन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, ठीक है, इसी वर्क डन को जब हमने चार्ज के साथ डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा 1
वोल्ट। और ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकें, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा, बाद में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और करंट कौन नापता है? ठीक है, एमीमीटर। क्या बोला? एमीमीटर। देखिए वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, वोल्ट इसकी यूनिट है ना, वोल्ट, तो इसी से इसका नाम पड़ा है वोल्ट मीटर। एमीमीटर देखिए एम्पियर होती है इसकी यूनिट करंट की, तो यहाँ से एम आ गया। ठीक है, मीटर तो है ही, यानी कुछ नाप रहा है तो मीटर हो गया बस। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए हमें चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम का, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन आखिर कितना होगा, हमसे वर्क डन पूछ रहा है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है? 12। वर्क डन हमें नहीं पता, और हमारा चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 किलो। ठीक है, तो वर्क डन हमारा आ गया 24 जूल। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में समझ ले रहे हैं। कंडक्टर क्या होता है? ठीक है, ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ही। कंडक्टर, इंसुलेटर, और तीसरा आता है हमारा सेमी कंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर का मतलब है कि इनमें क्या है, करंट आराम से बहता रहेगा। ठीक है, आराम से बहता रहेगा। मैंने क्या बोला? आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी करंट को। ठीक है, यहाँ पर क्या है? करंट फ्लोजेस इजीली। ठीक है, यहाँ पर क्या है? करंट, नो करंट। ठीक है, यहाँ पर करंट क्या है? फ्लो नहीं करता है। यानी ऐसे मटेरियल जिनमें करंट नहीं फ्लो करता उन्हें इंसुलेटर, ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो कर रहा है उन्हें कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो भी करता हो और नहीं भी करता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यानी कि क्या है कि कुछ टेम्परेचर पे जाने पे क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा हीट हो रहे हैं, ठीक है, तब क्या है, ये करंट को फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, और अगर रूम पे देखा जाए तो ये नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो भी कराते हैं और नहीं भी कराते हैं, यानी कम भी कराते हैं। यानी इनमें क्या है कि देखिए इनमें जो वोल्टेज देते हैं और जो करंट का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर एकदम से बढ़ गया है कैसे। ठीक है, यानी इनमें क्या है, करंट कहीं कहीं पर तो सही से चल रहा है। ठीक है, इजीली, और कहीं कहीं पे क्या है, उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये होता है, यानी करंट फ्लोज हार्डली। ठीक है, ये हो गया। हाँ दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। ठीक है, ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब देखिए क्या है, किस तरह से। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने एक सर्किट बनाया इस तरीके का, इसको छोटा, ये बड़ा, छोटा, ठीक है, इस तरीके का ये हमारा सर्किट हो गया। ठीक है, अगर आपने ये सर्किट बनाना नहीं जानते हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सर्किट बनाना आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बैटरी। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है हमें? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या है, एनर्जी देगी, यानी जो चार्ज है उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे लाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारी जो वोल्टेज है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारा जो करंट था वो हमने देखा कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्राफ बनाया, साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओम्स, उन्होंने ग्राफ बनाया, तो वो जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये किसका ग्राफ है? मेटल कंडक्टर्स का। ठीक है, अगर नॉन मेटल का पूछा जाए तो वो ग्राफ अलग होता है, और अगर आपसे सेमी कंडक्टर्स का पूछा जाए तो वो ग्राफ अलग होगा। ठीक है, वो सभी चीज़ें मैं आपको धीमे धीमे करके सिखाऊंगा। अभी आप क्या बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर हम फाउंडेशन कोर्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जो V/I का ग्राफ था वो क्या था? स्ट्रेट लाइन आया, यानी कि जो इसका जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप था, ये जो स्लोप था वो कैसा आ रहा था हमारा?
एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये वी बाई आई क्या होता है, और इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आप मेरे एनुअल लेक्चर जाइए, वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकल के आए वो क्या है हमारी, कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, तो वी बाई आई का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गई हमारी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। क्यों, स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर भी जो है इसमें वेरिएशंस नहीं है स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या हो गई हमारी कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वी बाई आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, कांस्टेंट थी, ठीक है। और यही कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों ने इस ओम्स लॉ को समझ लिया है, अब हम बात कर लेते हैं आखिर रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान देखिए रेजिस्टेंस, ठीक है, हेडिंग डालिएगा रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस का मतलब है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर हमने बनाया इस तरीके का क्लोज स्विच, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे इसमें क्या है करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है करंट, ठीक है। तो देखिए जैसे ही करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके बीच में यहाँ पर इस मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जो हमसे कहती है कि ये क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, क्या करेगी, रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करेगी, यानी चार्ज हमारा ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, इसको पीछे धकेलेगी, ठीक है। यानी इसको आगे आने में क्या होगी, दिक्कत होगी, यानी इसको क्या है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपने चार्ज को। यानी जहाँ पर मान लीजिए रेजिस्टेंस को इस तरीके से नोट करते हैं, जैसे ही चार्ज यहाँ पर आया तो चार्ज को क्या है, अपनी जो एनर्जी है वो इस रेजिस्टेंस में ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ से यहाँ पर आ सके, समझ रहे हो दोस्तों। तो चार्ज क्या करता है, यानी करंट क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है उसके पास वो कहाँ पर देता है, रेजिस्टेंस को, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो धीमे धीमे करके आपने देखा होगा कि बैटरी की जो वोल्टेज है धीमे धीमे कम होने लगती है, यानी करंट भी क्या है धीमे धीमे कम होने लगती है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है। क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो अपनी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करता जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस में, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने जो वी बाई आई का ग्राफ निकाला था, वी बाई आई का ओम्स लॉ से, तो जो ये वी बाई आई का जो ग्राफ आया था वो हमारा रेजिस्टेंस के बराबर है, यानी वोल्टेज अपॉन क्या है, करंट बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक। ध्यान दीजिएगा इससे तभी रेजिस्टेंस निकालिएगा जब करंट और वोल्टेज हमें कांस्टेंट दी हुई हो, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि हमें जो है दो अलग अलग तरीके के क्या है कंडक्टर्स दे दिए गए, तो दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाएगी। रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इससे बस आप जैसे मान लीजिए कि हमें बस इतना बताया कि आई हमारी करंट है और भी हमारा वोल्टेज है, तो इस जो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस होगा वो हम निकाल सकते हैं वी बाई आई से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको ये चीज़ नहीं है, आपको बताना है कि इस कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिएगा कि रेजिस्टेंस हमारी क्या है, कंडक्टर टू कंडक्टर क्या है, वेरी करती है। जैसे देखिए आपकी जो सिल्वर है वो ज़्यादा कंडक्टिव है, ठीक है, और जो मेटल है, ठीक है, जो आयरन वगैरह है, ठीक है, गोल्ड वगैरह है, वो क्या है उससे थोड़े कम है। तो ये क्या है, मेटल टू मेटल क्या है, चेंज हो रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी मेटल की प्रॉपर्टी पे, यानी इसको बोलते हैं रो, ठीक है, इसको क्या है रो, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये सिल्वर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास आयरन है,
तो जो मोर कंडक्टिव होगा अगर दोनों की साइज सेम है, यानी जो लेंथ है वो सेम है, और जो ये एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये मान लीजिए ए है, अगर ये दोनों का सेम है तो जो ज़्यादा कंडक्टिव होगा वो कौन सा होता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है, हमारा ज़्यादा कंडक्टिव होता है, और हमारा जो आयरन होता है उससे क्या है, लेस कंडक्टिव होता है। ठीक है, क्यों लेस कंडक्टिव है, क्योंकि जो हमारी इसकी ये रो है, ठीक है, ये क्या है, हमारा रो है, तो ये इसमें क्या है, बढ़ जाती है, यानी इसमें क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें रो बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए रो कम है तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, और हमने इस फॉर्मूले से देखा है कि V बाई R बराबर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे R, तो इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा करंट होगा करंट। अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारा करंट क्या है, डिक्रीज करेगा, कम फ्लो करेगा, तो यहाँ से क्या है, लेस कंडक्टिव हो गया है। ठीक है, तो जो हमारा इन सबको मिलाकर के जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ई। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो अब देखिए कि हम पढ़ने वाले हैं 1 ओम। ये क्या है, हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, हमारी ओम है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या लिखते हैं, ओम। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमारा जो 1 ओम की बात आती है कि आप डिफाइन कीजिए व्हाट इज 1 ओम। तो 1 ओम का मतलब है, देखिए ध्यान से, R इज इक्वल्स टू हमने लिखा था V बाई आई, तो यानी 1 ओम लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 क्या एम्पियर। यानी कि जब हमारे सर्किट में हम 1 वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दें और हमें 1 एम्पियर का करंट मिले, तो जो हमारी रेजिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 1 ओम। ठीक है, ये हमारा 1। और दोस्तों एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट, इसका काम होता है चेंजिंग द रेजिस्टेंस। तो आप जो भी क्या है, रेजिस्टेंस चेंज करके आप करते हो, जैसे हमारे पास एक सर्किट होता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कभी कभार काम कर जाता है कि आप जो है इस सर्किट में रेजिस्टेंस को कभी कभार हो सकता है बढ़ाना पड़ जाए, और कभी कभार क्या रेजिस्टेंस को कम करना पड़ जाए, तो इस तरीके से इसका सिंबल होता है रियोस्टेट का। ठीक है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये क्या काम करता है, हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, यानी रेजिस्टेंस हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है रियोस्टेट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है a 4 ohm resistance wire is doubled। क्या किया हमने, एक 4 ओम का हमारे पास एक इस तरीके का रेजिस्टेंस वायर था जिसकी लेंथ L थी, और जो ये एरिया था वो A था, इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 4 ओम। ठीक है, हमने क्या किया कि इस वायर को खींच लिया, कितना लेंथ तक, 2 एम तक। ठीक है, इसका जो न्यू एरिया है वो हमने मान लिया A डैश। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए हमें क्या है, A डैश निकालना है। देखिए ये एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई आर डैश मान ले रहे हैं इसको स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए दोनों ही सिलेंडर है, ये भी इसी सिलेंडर से बना हुआ है, तो इसका भी क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसको भी लिख सकते हैं पाई आर डैश का स्क्वायर इनटू एच डैश। ये हमारा क्या है, एच डैश। ठीक है, तो अगर हम इनको बराबर रख दें तो ये यहाँ से क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ये ए डैश है
वो क्या है हमारे पास, ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम A इंटू H की वैल्यू हमारी 2L, ठीक है, ये इसको A डैश हमने रखा है, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, A है, तो इसको पूरा क्या लिखेंगे हम, A लिख दे रहे हैं। और जो हमारे पास H है वो कितनी है, L है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो A डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, A/2, ठीक है। अब देखिएगा कि जो हमारी रेजिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं रो L/A, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको R डैश मानकर हम रो L डैश, वो इसकी L में दी हुई है, इसको क्या है 2L लिख रहे हैं। इसका जो हमें A डैश है कितना दिया हुआ है, A/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इंटू 4, ठीक है। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो यहाँ से अगर हम लिख दें 4 गुणा 4 बराबर R डैश, तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 16 ओम, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए सीरीज का मतलब है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको क्या किया हमने इस तरीके से, यानी एक ही वायर में एडजेसेंटली क्या है ज्वाइन करते हुए, इनके बीच में कहीं पर भी वायर क्या है दूसरी अलाउ नहीं जाएगी, मतलब ज्वाइंट नहीं होगी, क्या है एक ही वायर में एक ही सीन में क्या किया हमने ज्वाइन कर दिया। ये मान लीजिए हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो देखिए जब वायर में यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो करंट को क्या है 3 रेजिस्टेंस में से जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। यानी कि उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो जो हमारा R टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। अगर और हो तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला, यानी सभी रेजिस्टेंस क्या करेंगे ऐड कर देंगे और हमारा क्या है टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज़ में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि इस तरीके से एक वायर है यहाँ पे, इसको क्या है इधर भी बांट दिया और इधर भी बांट दिया, ठीक है। और हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको क्या किया, पैरेलली लगा दिया, ठीक है। क्या किया, पैरेलली लगा दिया। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो अब इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं R पैरेलल में, तो वो होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इस तरीके से और दी हुई हो, मान लीजिए यहाँ पे R3 भी दी हुई है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका R पैरेलल का, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर दो ही रेजिस्टेंस दी हुई हैं, अगर दो रेजिस्टेंस दी हुई है पैरेलल में, क्या बोला मैंने, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो ये जो फॉर्मूला बनता है इसको याद रखिए, ये बनता है हमारा, ठीक है, ये 1/R पैरेलल होता है, ठीक। तो देखिए 1/R पैरेलल टोटल का, ठीक है। इसको क्या करेंगे एलसीएम लेके R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, तो जो हमारा R पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन वाले टर्म्स में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या है इस तरीके से रेजिस्टेंस निकालने को दे दिया गया, ठीक है, इस तरीके। तो अब आप कहोगे यार इसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालें, ये R2 है, ये R3 दे दिया, ये R4 दे दिया और ये R5 दे दिया। तो देखिए इस तरीके के जो रेजिस्टेंस है उनको निकालने का स्पेशल तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे R1 प्लस R4 बराबर R2 अपॉन R5 है या नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो ये किसकी कंडीशन है, व्हीट स्टोन ब्रिज की, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे ही हमारा ये आ जाए
तो हम समझ जाएंगे ये रेजिस्टेंस क्या है, फालतू में लगी हुई है, ना इसमें करंट इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो अब हमारे ये क्या बन गया, ये दो क्या है सीरीज में, इधर भी दो सीरीज में, और फिर ये टोटल क्या है पैरेलल में। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है हमारी R1 है, ये R2 है, ये R4 है और ये R5। ठीक है, अब तो इसका रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। देखो 1/R पैरेलल बराबर आप क्या लिखोगे, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R4 प्लस R5। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R4 प्लस R5। ठीक, इसको निकालने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आप ध्यान रखना 1/R पैरेलल लिखा है। जब आपसे टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल पूछी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले का क्या है इन्वर्स करना पड़ेगा। इसको क्या है आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास R पैरेलल। ठीक है, टोटल ये होगा इसका। अब देखिए दोस्तों, हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।